नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम समरजीत सिंह योर ड्रीम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमारा एक बहुत ही बेहतरीन एक टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में सबसे पहले हमने बाबर के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने हुमायूं के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने अकबर के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने जहांगीर के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने शाहजहां के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं औरंगजेब। औरंगजेब लास्ट रूलर है, अर्ली मुगल एम्पायर्स का लास्ट रूलर है। इसके बाद होगा लेटेस्ट मुगल्स की एंट्री होगी, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट हिस्ट्री की क्लास में। आज सिर्फ इतना ही होगा। आज हम क्या पढ़ने जाएंगे इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। बॉर्न कब जन्म होता है, कब इसकी मृत्यु, कब से जन्म से लेकर मृत्यु तक इसके जो भी इंसिडेंट होते हैं, नॉर्थ में होते हैं, साउथ में होते हैं, मिडल ईस्ट में होते हैं, सेंट्रल एशिया में होते हैं, डेक्कन में होते हैं, जितने भी इसके लाइफ में इंसिडेंट होते हैं सभी आज हम पढ़ेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट पर चलते हैं, देखते हैं मोटिवेशनल कोट क्या है। टफ टाइम डज नॉट लास्ट, टफ पीपल डू। बहुत ही आसान मीनिंग है, मतलब कि इसका कोई भी टफ टाइम होता है वो लास्ट कभी नहीं होता, वो पीपल्स लास्ट बनाते हैं, हम ही लोग उसे लास्ट बनाते हैं। टफ टाइम तो साथ ही चलते रहते हैं लाइफ में, ये भी इट्स अ पार्ट्स ऑफ अ लाइफ। यही आज की एक मोटिवेशनल थॉट थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अब चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हमारा टॉपिक है आज का औरंगजेब। औरंगजेब, इसका जन्म कब से कब तक होता है और कब एंड तक पढ़ेंगे आज हम, ठीक है। इसका जो राज्याभिषेक होता है, इसका राज्याभिषेक कब होता है? 1658 में, ठीक है। 1658 में लास्ट, अगर आपको याद होगा इससे पहले जब हमने शाहजहां के बारे में पढ़ा था, शाहजहां के इसके 4 पुत्र थे, ठीक है। कौन कौन से थे? दारा शिकोह था, ठीक है, एक कौन सा था? मुराद था और औरंगजेब था और लास्ट में एक सूजा था, ठीक है। मुराद सबसे छोटा होता है, ठीक है, दारा शिकोह सबसे बड़ा होता है, औरंगजेब तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैंने लास्ट वाली वीडियो में दी थी, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी अब फिर दोबारा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। औरंगजेब कब कैसे बैठता है राजगद्दी के ऊपर, कैसे? जब इसके 5 बैटल्स होते हैं, 4 भाइयों के बीच में 5 युद्ध होते हैं, बहुत ही भयानक युद्ध होते हैं। पहला युद्ध होता है बहादुरपुर का, ठीक है। 1651 साल में 4 युद्ध होते हैं। नेक्स्ट ईयर में 1659 में एक युद्ध होता है। वैसे तो कुछ बुक्स में 1659 है, बट 1658 भी औरंगजेब राजगद्दी पर बैठ चुका था। लास्ट युद्ध वो राजगद्दी के बाद बैठने के बाद उसने अपने भाई के साथ लड़ा था, ठीक है। पहला युद्ध कौन सा था? 1658 में बहादुरपुर वाला। उसके बाद 1658 में किसके साथ लड़ा था इसने? दारा शिकोह के साथ। दारा शिकोह कौन था? इसका बड़ा भाई था। और उसका दारा शिकोह और सूजा के बीच में एक युद्ध हुआ था बहादुरपुर का। बहादुरपुर कहां पर है? बनारस के पास में है, ठीक है। उसमें दारा शिकोह की जीत हुई थी। नेक्स्ट युद्ध में क्या हुआ था? धर्मात का युद्ध हुआ था। धर्मात की युद्ध में दारा शिकोह की और औरंगजेब के साथ में युद्ध हुआ था और औरंगजेब की उसमें जीत हुई थी और उसकी दारा शिकोह की हार हुई थी। लास्ट में एक युद्ध होता है सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ के युद्ध में दारा शिकोह का औरंगजेब के साथ युद्ध होता है, उसमें औरंगजेब की जीत होती है और दारा शिकोह की हार होती है। नेक्स्ट युद्ध फिर होता है उसी साल होता है, एक साल 1658 में। 1658 में 4 युद्ध होते हैं। चौथा युद्ध कौन सा था? खजुआ वाला युद्ध। खजुआ वाला युद्ध किसके किसके बीच में था? औरंगजेब के और सूजा के बीच में था, उसमें औरंगजेब की जीत होती है। एक लास्ट युद्ध होता है। अब क्या होता है? अब राज्याभिषेक होता है आगरा में। अब औरंगजेब राजगद्दी पर बैठ जाता है और मुगल का सम्राट कौन होता है? औरंगजेब होता है, ठीक है। सबसे कट्टर मुस्लिम, जो भी पूरे मुगल एम्पायर में, पूरे मुगल साम्राज्य में सबसे कट्टर मुस्लिम को अगर वो था, वो औरंगजेब था। इस कट्टर मुस्लिम ने सभी हिंदूज के, मतलब कि जो फेस्टिवल होते हैं उसके ऊपर बैन लगा दिए थे, मंदिर तोड़वा दिए थे। सिखों के ऊपर भी सबसे ज्यादा इसने अत्याचार करा था। और इसके जो अगेंस्ट कौन कौन थे? सिख थे और इधर से मराठा थे, उधर से राजपूत थे, ठीक है। एक राजपूत एक रूलर ने इसका साथ दिया था, वो था जय सिंह। आमिर का राजा था, आमिर का एक राजा था जय सिंह। जय सिंह ने औरंगजेब का साथ दिया था, ठीक है। अब ये क्या है? जब 1658 में ये राज्याभिषेक हो जाता है इसका, फिर एक राज्याभिषेक के बाद ये नेक्स्ट ईयर 1659 में एक युद्ध लड़ता है
दारा शिकोह के साथ, उसमें दारा शिकोह की हत्या कर देता है और लास्ट में फिर कौन, औरंगजेब बन जाता है। पूरी अच्छी तरीके से मुगल साम्राज्य इसके हाथ में आ जाता है और मुगल सम्राट बन जाता है और ये राज गद्दी पर बैठ जाता है 1658 में और नेक्स्ट ईयर भी अपने भाई की हत्या कर देता है। ये मुगल मतलब कि एक ऐसा राजा था, मतलब कि जिसने अपने ही पिताजी को कैद कर लिया था। और क्या हुआ लास्ट में, मतलब कि जिसे बोलते हैं ना, इसकी अर्थी के ऊपर, मतलब जब ये मरा था तो ये बोलता था कि मेरे जो गर्दन है, गर्दन को मतलब कि एक सिर्फ चिट्टी चादर के साथ ही ढका जाए। तो भगवान के ऊपर मतलब बड़ा पश्चात हो रहा था क्योंकि इसने बहुत सारे पाप करे थे इसने अपनी जिंदगी में। इसे लास्ट में पश्चात हुआ था, पाप को अपने पश्चात कर रहा था। फिर ये भगवान के ऊपर मतलब कि कह रहा था कि जब ये मतलब मरा था तो इसके आसपास कोई भी नहीं था, सिर्फ एक इसकी पुत्री थी और इसके अलावा रोने वाला कोई भी नहीं था जब इसकी मृत्यु हुई थी। आप सोच सकते हैं कि कितना मतलब कि भयानक इसकी मृत्यु हुई होगी क्योंकि इसने बहुत ज्यादा पाप कमा लिया था अपनी जिंदगी में। ठीक है, आप समझ चुके होंगे किसकी मैं बात कर रहा हूं, औरंगजेब की। ठीक है, औरंगजेब की और थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 24 साल इसने नॉर्थ में बिताए थे, 24 इयर्स इसने नॉर्थ में बिताए थे और लास्ट के 25 देखिए ना, यहाँ पर 49 इयर्स है, 49 इयर्स इसने राज करा था। 24 इयर्स इसने नॉर्थ में बिताए थे और नेक्स्ट 25 इयर्स इसने साउथ में बिताए थे। ठीक है, इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे और लास्ट तक वीडियो को देखना है। बीच में हम मराठा के बारे में भी चर्चा करेंगे, छत्रपति शिवाजी के बारे में भी चर्चा करेंगे, कैसे उन्होंने मतलब कि छत्रपति शिवाजी का जो बॉर्न होता है 1630 में होता है। इसको आप कंपैरिजन करके चलिए, साउथ में इस टाइम कौन है, छत्रपति शिवाजी। मराठा साम्राज्य अच्छी तरह बन चुका है। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो लास्ट में जो डेक्कन है ना, इसका सिर्फ नॉर्थ में था। भारत के नक्शे के ऊपर देखोगे उत्तर में औरंगजेब था, लास्ट में यहाँ पर कौन था, लास्ट में मराठा, जो लास्ट में मतलब इन द सेंस डेक्कन में मराठा साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी। 1630 में बॉर्न हो चुका था छत्रपति शिवाजी का और 1643 में उन्होंने किले जीतने स्टार्ट कर दिए थे और 1645 में उन्होंने हिंद स्वराज की स्थापना भी कर चुके थे। ठीक है, और वहां पर जो बीजापुर का एक जो था रूलर था, उसका नाम था आलिम खान। ठीक है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ इतना ही जान लेते हैं। ठीक है, और अब इसकी कैसे सिलेक्शन, आपने ईयर्स आपने देखना है, जो सिलेक्टेड ईयर्स हैं, जो जिस ईयर्स में इंसिडेंट हुए हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। सबसे अगले मतलब कि नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ, 1659 में क्या हुआ, 1659 में क्या हुआ, अब जैसे ही राजगद्दी पर बैठता है तो कुछ कार्यकाल तो करेगा ही, वर्क करेगा। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं वर्क डन बाय औरंगजेब। ठीक है, यहां पर ये लिख देता हूं वर्क डन बाय औरंगजेब, वर्क डन बाय औरंगजेब। ठीक है, अब भाई साहब राजगद्दी पर तो बैठ गया ये। ठीक है, अब कुछ काम भी तो करेगा, अब गजब के काम करेगा ये। ठीक है, लोगों के ऊपर अत्याचार करेगा, बहुत ज्यादा अत्याचार करेगा। सबसे पहले क्या करता है, 1659 एडी में बैन कर देता है, बैन कलाम ऑन कॉइन्स के ऊपर एक ना जो कलम बनते हैं, कलम कॉइन्स के ऊपर, उस कलम के ऊपर बैन कर देता है। सिक्कों के ऊपर कलम बनते हैं, कलम को ये क्या कर देता है, बैन कर देता है। फिर 1663 में क्या होता है, सती प्रथा को रोक लगाता है, ये अच्छा काम करता है। 1663 एडी में क्या करता है, बैन सती प्रथा। ठीक है, बैन सती प्रथा, प्रथा भी लिख सकते हैं या कस्टम भी लिख सकते हैं, प्रथा। ठीक है, कस्टम। ठीक है, कस्टम ये अच्छा काम करता है। 1663 में क्या करता है, ये अच्छा काम कर देता है, सती को बैन कर देता है, सती प्रथा को क्या कर देता है, बैन कर देता है।
फिर नेक्स्ट ईयर अगले 1668 में, मतलब कि 5 साल बाद क्या कर देता है, बैन कर देता है हिंदू फेस्टिवल को। हिंदू फेस्टिवल जितने भी त्योहार होते हैं, होली होती है, दिवाली होती है, दीपावली होती है, ठीक है, और भी बहुत सारे त्योहार होते हैं, रक्षाबंधन होती है, इनके ऊपर क्या कर देता है, बैन कर देता है। 1668 में ये क्या कर देता है, बैन कर देता है हिंदू फेस्टिवल को। 1669 में क्या करता है ये, 1669 एडी में क्या करता है ये, बैन करता है म्यूजिक को, म्यूजिक को बैन करता है इन द कोर्ट। मतलब कि जो गीतकार होते हैं, कोर्ट में जो गीतकार बजते हैं, उसको भी क्या कर देता है, 1669 में बैन कर देता है। और 1670 में क्या करता है ये, 1670 में बैन करता है तुलादान को। एक तुलादान होता है, वेटिंग होती है, वेटिंग, ठीक है, वेटिंग ऑफ इंपीरियर। कहते हैं ना कि सोने में तोल देते हैं, कुछ ऐसा करके प्रथा होती है, सोने में तोलकर उसको फिर इतना ही सोना भेंट करना होता है, ठीक है, मतलब ये तुलादान होता है। ये बैन कर देता है तुलादान को। कब करता है, 1670 में। 1675 में क्या करता है, अब ये देखिए, 1675 एडी में चांदनी चौक में क्या करता है ये, गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करवाता है। ये गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करवाता है, ठीक है। क्या करता है, 1675 में गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करवाता है। गुरु तेग बहादुर जी कौन थे, सिख के 9th गुरु थे। सिखों के 9वें गुरु कौन है, 9वें गुरु पातशाही कौन है, गुरु तेग बहादुर जी। अब ये क्यों इनकी हत्या करवाता है, इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि ये क्या करता है, सबसे पहले ये हिंदू फेस्टिवल को क्या करता है, बैन कर देता है। अभी यहां से आप अंदाजा लगा रहे होंगे ये कितना कट्टर था, मतलब कि हिंदूज को भी इस्लाम कबूल करवाने के लिए उनके ऊपर प्रेशर डाल रहा था, उनके ऊपर प्रेशर डाल रहा था कि हिंदूज के ऊपर कि इनको भी इस्लाम में कन्वर्ट करा जाए। मतलब ये क्या कर रहा था, ये इस्लाम को सारी जगह, पूरे हिंदुस्तान को ये इस्लाम बनाना चाहता था, एक ही धर्म रखना चाहता था, वो धर्म था इस्लाम रखना चाहता था। तो क्या कर रहा था, पहले तो इसने हिंदू फेस्टिवल के ऊपर इसने क्या करा, रोक लगाई, फिर म्यूजिक के ऊपर रोक लगाई, बैन-उल-दान के ऊपर रोक लगाई, फिर गुरु तेग बहादुर जी की हत्या क्यों करवाई, क्योंकि वहां पर कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, वहां पर जो कश्मीरी पंडित थे, उन कश्मीरी पंडितों को वहां पर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेशर किया जा रहा था। तो वो एक फरियाद लेकर आते हैं गुरु तेग बहादुर जी के पास कि हमारा जो धर्म है उनको रक्षा कीजिए, उन धर्म को बचाइए, आप ये कौन बचा सकता है। तो वहां पर किसी ने कहा था कि अगर मतलब कि ये सिर्फ एक महान व्यक्ति ही कर सकते हैं, तो इनके जो बच्चे थे, जो इनका बेटा था गुरु गोविंद सिंह, जो 10वें पातशाही है गुरु गोविंद सिंह, उन गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि आपसे महान कोई नहीं है इस दुनिया में, तो सबसे महान आप ही हैं, आप ही इनकी रक्षा करनी होगी, आपको ही बचाना होगा। तो एक महान व्यक्ति की जो शीश होता है ना, उसकी जरूरत है। तो ये प्रथा वहां पर थी। तो क्या करा इन्होंने, क्या कहा, गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कश्मीरी पंडितों को कि जाकर औरंगजेब को कह दीजिए कि अगर आप मेरे गुरु का, मतलब कि हमारे गुरु का, कश्मीरी पंडितों के गुरु कौन थे, वहां पर गुरु तेग बहादुर जी, उन्होंने बोला था, उन्होंने बताया था कि अगर आप मेरे गुरु का वहां पर धर्म परिवर्तन कर सकते हैं तो हम भी धर्म परिवर्तन करने को स्वीकार कर लेंगे, हम भी धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार हो जाएंगे अगर आप मेरे गुरु को धर्म परिवर्तन करने के लिए उनको मना लेते हैं, उनको स्वीकार करवा लेते हैं।
तो वहां पर गुरु तेग बहादुर जी और उनके साथ साथी थे मतीदास जी और सतीदास जी और एक साथी और थे जो गए थे दिल्ली में। तो वहां पर क्या करा, तो औरंगजेब जब आया दरबार में, औरंगजेब के दरबार में गए, तो औरंगजेब के दरबार पर उन्होंने सबसे पहले उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन करने के लिए बोला, उन्होंने मना कर दिया। तो फिर प्रेशर करा, उन्होंने फिर मना कर दिया। तो फिर क्या करा, उन्होंने मारने की भी धमकी दी कि हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हें जान से मार देंगे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। तो उनको क्या करा, सबसे पहले कैद कर लिया गया किनको, गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली में चांदनी चौक में। चांदनी चौक वही चांदनी चौक है जिसका डिजाइन किसने करा था, शाह आरा में। शाह आरा कौन थी, शाहजहां की डॉटर थी। ठीक है, ये दिल्ली चौक चांदनी चौक आप सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, वहां पर उनको कैद कर लिया गया। तो उनके ही सामने उनके साथियों को वहां पर क्या कर रहे थे, मतलब कि यहाँ पर ऐसे लगाकर उनको क्या कर रहे थे, आर्यों के साथ चिनवा रहे थे, काट रहे थे उनको आर्यों के साथ। ऐसा उन्होंने वहां पर करा एक साथी के साथ। फिर एक साथी कौन थे, सतीदास जी, उनको क्या करा, रुई के साथ वहां पर बांध दिया गया और वहां पर उनको जला दिया गया कि उनकी आंखों के सामने कि शायद डर के मारे ये धर्म परिवर्तन कर लेंगे और इनके धर्म परिवर्तन से जितने भी कश्मीरी वहां पर जम्मू कश्मीर में पंडित हैं वो भी धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार हो जाएंगे अगर मैं इन्हें मनवा लेता हूं। तो वहां पर गुरु तेग बहादुर जी नहीं माने, उन्होंने अपने ही आंखों के सामने अपने ही जो साथी थे उनकी मृत्यु देखी। तो फिर क्या करा, फिर उनसे पूछा गया तो भाई अब भी तेरे पास वक्त है, गुरु तेग बहादुर जी को कहा औरंगजेब ने, अभी भी तेरे पास वक्त है, अभी भी तू क्या कर, धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार हो जा, इस्लाम को कबूल कर ले, तेरी जान को मैं बख्श दूंगा। वहां पर उन्होंने फिर भी मना कर दिया कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, तूने उनको मार दिया, उनको भी मार दिया। लास्ट में कौन बचे थे, गुरु तेग बहादुर जी। फिर लास्ट बार पूछा, मना कर दिया। फिर उसने ऑर्डर दिया कि अपने वजीर को कि इनका सिर कलम कर दिया जाए। तो दिल्ली चांदनी चौक में उनका सिर कलम कर दिया गया। फिर वो सिर लेकर एक व्यक्ति थे जाता जी वहां पर थे, उन्होंने देखा, वो सिर लेकर आनंदपुर साहिब, पंजाब में आनंदपुर साहिब गए। तो वो सिर लेकर उनके बेटे को सौंप दिया। उनके बेटे कौन थे, गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी को वहां पर भेंट कर दिया, उनको दिखाया कि ये देखो तुम्हारे, वो भी बहुत मतलब कि उनकी आंखों में से भी आंसू नहीं आए थे, बहुत प्राउड फील कर रहे थे क्योंकि उन्होंने धर्म को, इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करा, बहुत प्राउड फील कर रहे थे। यहां से उन्होंने क्या करा, गुरु गोविंद सिंह जी के मन में बहुत सारे वहां पर क्या बीत रहे थे, भावनाएं बीत रही थी कि औरंगजेब को टक्कर देने के लिए। ठीक है, इतना उसने अत्याचार करा था। फिर इसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। फिर इसमें लास्ट में क्या करता है, 1679 में क्या करता है, एडी में 1679 एडी में क्या करता है, ये जो री इंट्रोड्यूस कर देता है जजिया टैक्स को, री इंट्रोड्यूस कर देता है जजिया टैक्स को। जजिया टैक्स कौन सा होता है, जजिया टैक्स कौन सा था, जो कि नॉन मुस्लिम से लिया जाता था, जजिया टैक्स। इसको भी क्या करता है, री इंट्रोड्यूस करता है। अब री वर्ड देखिए, री इंट्रोड्यूस का मतलब क्या है, जो इससे री दोबारा फिर मतलब कि लेकर आया, क्योंकि जो खत्म करा था अकबर ने खत्म कर दिया था। ठीक है, फिर इसने दोबारा फिर जजिया टैक्स लगाया। ठीक है, जो कि नॉन मुस्लिम से लिया जाता था जजिया टैक्स। ठीक है, अब क्या करता है 1679 में, फिर 1682 में क्या करता है, ये नॉर्थ छोड़ देता है, लेफ्ट नॉर्थ को छोड़कर ये चला जाता है कहां पर, लेफ्ट नॉर्थ छोड़ देता है, नॉर्थ एरिया छोड़ देता है। फिर ये कहां पर जाता है, साउथ में जाता है। ठीक है, एंड गोस टू एंड वेंट टू साउथ। ठीक है, साउथ में जाता है। साउथ में भी इसको जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि साउथ में मराठाओं का बहुत ज्यादा दबदबा था। ठीक है,
मराठाओं का बहुत ज्यादा दबदबा था। अब चलते हैं मराठाओं के ऊपर, क्योंकि इसने नॉर्थ छोड़ दिया है, नॉर्थ छोड़ दिया है, साउथ में जाना पड़ेगा, क्योंकि साउथ में मराठाओं का वहां पे दबदबा हो गया था। वहां पे मराठा क्या कर रहे थे, कैप्चर कर रहे थे, फोर्ट्स को कैप्चर कर रहे थे। एक किले को कैप्चर कर करके उन्होंने बहुत सारे किले इकट्ठे कर लिए थे। तो ये सबसे पहले प्रथा किसने चलाई, मराठाओं की स्थापना किसने रखी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने। ठीक है, अब चलते हैं छत्रपति शिवाजी के महाराज के ऊपर, जान लेते हैं क्या करा। ठीक है, उन्होंने साउथ के ऊपर चलते हैं। ये था सारी घटना, ये घटना घट रही थी नॉर्थ में। ठीक है, अब साउथ में भी चलते हैं। साउथ में 1630 में जन्म होता है छत्रपति शिवाजी का। ठीक है, 1630 में 1610 अप्रैल, कुछ लोग कहते हैं 10 अप्रैल 1627 एडी में इनका जन्म हुआ था, छत्रपति शिवाजी महाराज का। और कुछ लोग कहते हैं 19 फरवरी 1630 एडी में जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था, पुणे में। कहां पर है, पुणे में। पुणे कहां पर था उस टाइम, डेक्कन में। कहां पर था ये, कहां पर घटना घट रही है, डेक्कन में। कहां पर, डेक्कन में। ठीक है, उस टाइम। तो जो महाराष्ट्र अभी भी जो मनाते हैं ना छत्रपति शिवाजी का जो जन्म दिवस मनाते हैं, जयंती मनाते हैं, 1630 में मनाते हैं, 19 फरवरी 1630 में मनाते हैं। जो इनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले। फादर नेम कौन थे, शाहजी भोसले। शाहजी भोसले। ठीक है, और जो मदर कौन थे, इसकी मदर माताजी कौन थे, जीजाबाई। कौन थे, जीजाबाई। ये बहुत ज्ञानी थे, माताजी इनकी बहुत ज्यादा ज्ञानी थे। तो क्या करते थे, जब ये पैदा हुए, जब ये थोड़े से बड़े हुए, तो इनकी माताजी इनको बहुत ज्यादा नॉलेज देते थे रिगार्डिंग महाभारत, इन्हें पढ़ाते थे, रामायण समझाते थे। मतलब कि इन बुद्धि इतनी शक्तिशाली कर दी थी इनकी माताजी ने। इनकी माताजी सिखाते थे कि कभी भी मतलब कि झुकना नहीं है, झूठ के आगे कभी भी झुकना नहीं है, गलत के आगे कभी भी झुकना नहीं है, गलत कभी भी स्वीकार नहीं करना है, हमेशा अपने हक के लिए लड़ना है। इनकी माताजी ने बहुत सारी शिक्षा दी थी, बहुत ज्यादा शिक्षा दी थी छत्रपति शिवाजी को, महाराज को। और जो इनकी माताजी का नाम है जीजाबाई। क्या नाम है, जीजाबाई। और शाह भोसले जी के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक वहां पर बीजापुर के उस टाइम, बीजापुर कहां पर है, कर्नाटका में। बीजापुर कर्नाटका में, कर्नाटका। बीजापुर कर्नाटका में एक रूलर था जिसका नाम था आदिल शाह। क्या नाम था, आदिल शाह। ठीक है, ये कर्नाटका वाले एरिया में था। कर्नाटका कहां पर है, आप सभी लोगों को पता होगा। कर्नाटका वाले एरिया में एक बीजापुर का एक रूलर था आदिल शाह। तो शाहजी भोसले आदिल शाह के जनरल थे। ठीक है, और वहां पर ये किस टाइम की बात चल रही है, 1630 वक्त की बात चल रही है। कब की बात चल रही है, 1630। और इस टाइम तो क्या था, औरंगजेब नहीं था जब जन्म हुआ था। तो इस टाइम नॉर्थ में राज किसका था, शाहजहां का। ठीक है, आप कंपैरिजन करके चलिए, ये नॉर्थ में शाहजहां है। ठीक है, शाहजहां। ठीक है, और 1630 में जब इसका जन्म हुआ छत्रपति शिवाजी का, तो यहां पर क्या था, इनके जो पिताजी थे शाह भोसले आदिल शाह के जर्नल थे। क्या थे, जर्नल थे।
इन्होंने जितना कर्नाटका वाला एरिया था सभी कैप्चर कर रखा था, ठीक है। और जो डेक्कन का रूलर था, जो डेक्कन का गवर्नर था वो था शाइस्ता खां। कौन था? शाइस्ता खां। डेक्कन का रूलर कौन था? शाइस्ता खां, ठीक है। शाइस्ता खां डेक्कन का रूलर था, ठीक है। डेक्कन कौन सा एरिया हो गया? पुणे हो गया, महाराष्ट्र हो गया। उस टाइम डेक्कन का एरिया कौन था? शाइस्ता खां, जो कि गवर्नर था। और बीजापुर का था आदिल शाह, ठीक है। और इसका जो जनरल था वो कौन था? शाह भोसले जी। शाह भोसले कौन थे? छत्रपति शिवाजी के पिताजी, ठीक है। इतनी बात आप समझ चुके होंगे, मैं ये आपसे आशा करता हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है? 1643 में, 1643 में मतलब कि जब इनकी 13 साल की उम्र थी, जब इनकी 13 साल की उम्र थी तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे अद्भुत कारनामे करके दिखाए जिससे मुगल साम्राज्य हिल चुका था। औरंगजेब को उत्तर छोड़कर साउथ में जाना पड़ा। किसकी वजह से? सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज की वजह से, क्योंकि इन्होंने 13 साल की उम्र में ही बहुत सारे अद्भुत कारनामे करके दिखाने शुरू कर दिए थे। 1643 में इन्होंने फोर्ट जीतने स्टार्ट कर दिए। कोंडाना का किला आपने नाम सुना होगा, कोंडाना का किला भी इन्होंने सबसे पहले जीत लिया था। फिर इन्होंने क्या करा? हिंद स्वराज की स्थापना करी 1645 में, ठीक है। 1643 में सबसे पहले इसने क्या करा? कोंडाना का किला जीता। यहां पर दिखा देता हूं 1643 एडी में क्या करा? जो विजय अभियान था, सबसे पहले यहां पर लिख देता हूं विजय अभियान, ठीक है। विजय अभियान, विजय अभियान किसके? छत्रपति शिवाजी महाराज के, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं छत्रपति शिवाजी के, शिवाजी के, ठीक है। विजय अभियान सबसे पहले 1643 में, ठीक है। अब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं 1630 में जन्म हुआ, 1643 में कोंडाना का किला जीता। कोंडाना का किला जीता। और 1645 एडी में क्या करा? हिंद स्वराज की स्थापना करी। हिंद स्वराज की स्थापना करी। हिंद स्वराज क्या था कि एक ऐसा देश जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी आराम से रह पाएंगे, खुशी खुशी रह पाएंगे, उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हिंद स्वराज एक ऐसा देश जहां पर सभी मिलजुल कर रह पाएंगे। तो यहां पर देखिए, जब यहां पर छत्रपति शिवाजी एक मतलब वॉरियर बने, वहां पर जब इनके जनरल थे वो एक मुस्लिम थे, ठीक है। और वहां से भी क्या हुआ? जो आदिल शाह था, आदिल शाह का भी जनरल क्या था? हिंदू था। मतलब कि आप ये देखिए, इनके जो जनरल थे वो मुस्लिम थे, आदिल शाह जो कि मुसलमान था उसके जनरल कौन थे? हिंदू थे। आप इतना देखिए कि हिंदू मुस्लिम कितने मिक्स हो रखे हैं, ठीक है, कितने मिक्स हो रखे हैं। और 1644 से 45 में क्या करा? 1644-45 में रोहियांद का किला जीता। रोहियांद का किला जीता, ठीक है। बहुत सारे किले जीते इन्होंने, कम से कम भी 2-3 किलो से एक किले से सबसे पहले कोंडाना किला से शुरुआत करके इन्होंने कम से कम 50 किले जीत लिए थे। फिर बाद में संधि में इन्होंने वापस करने पड़े। 35 लास्ट में रह गए थे, 35 में से 23 वापस करने पड़े, 12 अपने पास रखने पड़े। संधि किससे करी थी? जय सिंह से करी थी। और जय सिंह कौन था? औरंगजेब ने जय सिंह को भेजा था। जय सिंह कौन था? आमिर राजस्थान का, आमिर राजस्थान में एक जगह है, आमिर राजस्थान का रूलर था, वहां का राजा था। औरंगजेब ने जय सिंह को नीचे भेजा डेक्कन में छत्रपति शिवाजी के साथ युद्ध करने के लिए। उस युद्ध में संधि हुई थी, 35 किले थे, 35 किलो में से
23 किलो की संधि हुई थी, उसे बोलते हैं पुरंदर की संधि। अभी चलेंगे पुरंदर की संधि के ऊपर भी। 12 किले फिर छत्रपति शिवाजी के पास रखे गए, फिर इनको आगरा में अभी चलेंगे जब, थोड़ी सी बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आगरा में इनको क्या करा गया, जब कोर्ट में बुलाया गया तो वहां पर इन्हें कैद कर लिया गया था। फिर ये कैद करके वहां से भाग निकले थे, मतलब कि बीमारी का बहाना लेकर वहां से मिठाई वाले डब्बे में पैक होकर किले से बाहर निकल गए थे। बाद में ऐसा औरंगजेब को घुमाया कि मतलब ये दोबारा कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज को कभी भी पकड़ नहीं पाया, और छत्रपति शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। सभी जानकारी हम इस वीडियो में करेंगे, आप देखिए। 1646 में तोरण का फोर्ट जीतता है। 1646 एडी में तोरान का फोर्ट जीत लेते हैं, ठीक है। 1646 एडी में तोरान का फोर्ट जीत लेते हैं, और 1648 में पुरंदर का फोर्ट जीतते हैं। 1648 एडी में पुरंदर का फोर्ट जीते हैं। और पुरंदर का फोर्ट कहां पर है, ये सभी फोर्ट कहां पर है, पुणे वाले क्षेत्र में है, पुणे वाले एरिया में है। पुणे वाला एरिया कहां पर है, डेक्कन में है। फिर एक और जीते हैं जिसका नाम है राजगढ़ का किला। राजगढ़ का किला कौन सा है, 1656 में। 1656 एडी में राजगढ़ का किला जीते हैं। राजगढ़ का किला भी जीत लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए अब क्या होता है, 1646 में राजगढ़ का किला जीत लेते हैं, ठीक है। अब यहां से क्या होता है, आदिल शाह बहुत ज्यादा परेशान हो चुका होता है, क्योंकि आदिल शाह के पास इसके पिताजी वहां पर नौकरी कर रहे होते हैं, जनरल की नौकरी कर रहे थे। और आदिल शाह इनके पिताजी को बोलता है कि अपने बेटे को समझा लीजिए, आप अपने बेटे को समझाइए, ये वो ठीक नहीं कर रहा। सभी किले क्योंकि कैप्चर कर रहे थे। किले कैप्चर करने का मतलब क्या है कि सभी एरिया को फिर बाद में जितना भी अगर किला हाथ में आ गया, जो अभियान वहां से जारी होते हैं, जो काम कार्यकाल जो चलता है वो किले से ही चलता है, जो डिसीजंस लेने होते हैं वो किले से ही चलता है। अगर किला हाथ में आ गया तो वो वाला एरिया जो होगा वो एरिया भी अपने हाथ में ऑटोमेटिक आ जाता है। सबसे पहले ही किला जीतना होता है। तो ये अभियान इन्होंने चलाया, किन्होंने चलाया, छत्रपति शिवाजी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हेडिंग नहीं डाली तो यहाँ पर डाल दीजिए शिवाजी, ठीक है। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, ठीक है। तो इसका हिंदू प्रथा से, फिर अभी बताऊंगा जब इनका हिंदू प्रथा से भी जब राज्याभिषेक करा गया, फिर इनको छत्रपति जी की उपाधि भी मिली थी, ठीक है। तो अभी देखिए फिर क्या करा, 1659 में क्या होता है, आदिल शाह जो वही आदिल शाह जिसके पिताजी वहां पर जॉब करते हैं, और जो बीजापुर का वो होता है 1659 में। 1659 एडी में क्या होता है, आदिल शाह क्या करता है, अपने एक जो इसका एक जनरल होता है अफजल की हाइट 6 फुट 6.5 फुट हाइट होती है अफजल की। अफजल बहुत लंबा होता है। अफजल, ये आदिल शाह क्या करता है, अफजल को भेजता है युद्ध करने के लिए। और युद्ध कहां पर होता है, प्रतापगढ़ के फोर्ट में होता है। प्रतापगढ़ का किला होता है, प्रतापगढ़ यहां पर लिख देता हूं, प्रतापगढ़ का किला होता है, प्रतापगढ़ का फोर्ट होता है। उस किले पे युद्ध होता है। उस युद्ध की तारीख होती है 10 नवंबर 1949 में। 10 नवंबर 1949 में युद्ध होता है प्रतापगढ़ का। और क्या करता है, किसके बीच में होता है, अफजल के बीच में, और इधर से शिवाजी के बीच में युद्ध होता है, बहुत भयानक। प्रतापगढ़ का फोर्ट ये पुणे के पास में है, ठीक है।
तो इस युद्ध में कुछ नहीं निकलता, कंक्लूजन कुछ भी नहीं निकलता। मतलब कि ये क्या करते हैं, ना इधर से हारता अफजल, ना ये इधर से छत्रपति शिवाजी हारते हैं, ना ये हार स्वीकार करते हैं, ना ही उधर से वो हारता है। तो फिर बाद में एक संधि होती है, पुरंदर की संधि। कौन सी संधि होती है? पुरंदर की संधि। यहां पर लिख देता हूं, पुरंदर की संधि जिसे बोलते हैं पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि होती है, उस संधि में क्या होता है, पुरंदर की संधि में क्या होता है, पुरंदर की संधि, ठीक है। इस संधि में अफजल क्या करता है, न्योता भेजता है किसे, शिवाजी को, कि मिलने के लिए। फिर शिवाजी का जो जनरल होता है वो मुस्लिम होता है, हालांकि मुस्लिम होता है, फिर भी इसे क्या करता है, इनको वार्न करता है शिवाजी को कि शिवाजी महाराज, अफजल देखिए, अफजल जो ये अफजल है, इसकी हाइट 6.5 फुट है, क्या पता कि आपको गले लगाकर वहां पर आपको मार सकता है, ठीक है, आपकी हत्या कर सकता है, क्योंकि आपकी हाइट कितनी है, और जो शिवाजी की हाइट थी वो छोटी थी, 5 फुट 5-6 इंच के करीब थी, जो इसकी हाइट थी 6.5 फीट की थी, क्या पता आपको वहीं पर आपकी हत्या कर सकता है, आप अकेले मत जाइए। तो इधर से अफजल 2 बंदे लेकर आता है, इधर से ये शिवाजी 2 बंदे लेकर जाते हैं, वहां पर मुलाकात होती है प्रतापगढ़ के किले में। उस प्रतापगढ़ के किले में क्या होता है, जैसे ही अफजल आता है, मतलब कि उनको हक करने के लिए, मतलब कि इसे बोलते हैं ना, मिलाप होता है, छत्रपति शिवाजी को मारने के लिए आता है वो, मतलब कि ऐसे मारने के लिए आता है, गले से करने, क्योंकि संधि थी, संधि में हथियार तो लेकर जा नहीं सकते थे। तो फिर भी शिवाजी के पास में एक मेटल क्लॉ होती है, क्लॉ मेटल तिकी एक चाकू टाइप का होता है, खंजर जिसे बोलते हैं, क्ला। तो वो क्या करते हैं, छत्रपति शिवाजी उसको, क्ला को ऐसे उसके पेट पर ऐसे चीर देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। फिर पुरंदर का जो किला होता है, प्रतापगढ़ का किला इनके हाथ में आ जाता है, ठीक है, छत्रपति शिवाजी के हाथ में प्रतापगढ़ का किला कब आता है, 1649 में, ठीक है, 1649 में इनके हाथ में किला आ जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, उधर से आप देखिए 1681 में, 1681 याद आ रही है डेट, 1681 में क्या करता है, अब 1649 में ये है, ये करीब 10-11-20 साल, कम से कम 20 साल क्या करता है, 20 साल में बहुत सारे किले जीत लेते हैं, करीब करीब सारा मराठा एम्पायर साउथ में हो जाता है, कर्नाटका से लेकर कर्नाटका, पुणे, महाराष्ट्र, ये सभी जगह हो जाता है। उधर से पुर्तगाल भी आ चुके होते हैं, पुर्तगाल गोवा में पुर्तगाल की भी एंट्री हो चुकी होती है, ठीक है, 1681 में, 1659 में, सॉरी। तो ये पुर्तगाल वाला एरिया भी, जो गोवा वाला एरिया होता है, उसको भी कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। वो सूरत में भी लूट मार करते हैं 1600 कब करते हैं, अब ये देखिए, ये इसके आने से पहले ही, 1681 के आने से पहले ही 1666 में औरंगजेब इन्हें, जब ये आगरा पहुंचते हैं छत्रपति शिवाजी, तो ये औरंगजेब भी आगरा में ही होता है, ये तो बाद में जाता है, 1681 में ये तो बाद में जाता है औरंगजेब, इससे पहले ये आगरा में होता है। कब की बात कर रहा हूं, 1666 में। तो उस टाइम क्या करते हैं, और इसके छत्रपति शिवाजी को कैद कर लेता है, और उस कैद में फिर वहां से भाग निकल में कामयाब होते हैं। फिर वो एरिया साउथ हुए एरिया से आगरा होते हुए इधर से वेस्ट बंगाल से नीचे जाते हैं, यहां पर फिर दोबारा अपनी मां के पास जाते हैं, और 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ये जैसे ही भारत का नक्शा है ना, ये भारत का नक्शा ऐसे करके आप समझ लीजिए, ये आगरा में जैसे ही मिले, आगरा से फिर ये भागकर इधर से पीछे से घूम के वेस्ट बंगाल वाले एरिया से दोबारा यहाँ पर जाते हैं और अपनी माँ के पास जाते हैं। फिर 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और जो अपना नेक्स्ट मराठा होता है संभाजी। नेक्स्ट मराठा आता है संभाजी होता है, इनके जो पुत्र होता है संभाजी, वो संभालते हैं कार्यकाल, ठीक है। 1681 में नीचे जाता है, फिर इसके क्या करता है, औरंगजेब नीचे जाकर डेक्कन वाले एरिया में कैप्चर कर लेता है। फिर इसकी संभाजी के साथ भी युद्ध होता है, और उस युद्ध में संभाजी को भी कैप्चर कर लेता है, और संभाजी को ये
मार देता है। ठीक है, कब मारता है ये? 1688 एडी में इनके पुत्र को भी जबरदस्ती मतलब कि धोखेधड़ी से भी इनको कैप्चर कर लेता है। फिर उस युद्ध में उनको वहां पर उस जंगल वाले एरिया में वहां से निकालकर उनको भी धोखेधड़ी से अपने किले पर लेके आ आता है और उसको भी इस्लाम कबूल कराने के लिए उनको जेल में डालता है। औरंगजेब किसको डालता है? संभाजी की बात कर रहा हूँ। संभाजी को वहां पर डाल देता है और संभाजी की एक एक करके उंगलियां काट कर आंखें निकालकर आंखों में सरिया डालकर उसको भी इस्लाम कबूल कराने के लिए बोलते हैं। मगर संभाजी भी अपने ही दृढ़ रहते हैं, वो भी अपनी बात पर रहते हैं, मर जाऊंगा मगर इस्लाम कबूल कभी नहीं करूंगा। बहुत उन्होंने भी युद्ध करा, फिर क्या करा, होली होली कैसे मतलब आराम आराम से फिर वो उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर नेक्स्ट एक मराठा साम्राज्य फिर दोबारा फिर स्टार्ट होता है उनके, जो फिर आगे जो संतान होते हैं वो संभालते हैं। फिर पेशावर आते हैं। पेशावर कौन से होते हैं? बाजीराव पेशावर आते हैं। पेशावर कौन होते हैं? जो मुख्य वहां के होते हैं, प्राइम मिनिस्टर मुख्य होते हैं, पेशावर संभालते हैं। उसके बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। औरंगजेब फिर क्या करता है? 1705 में सुनिए, 81 में ये 81 में नीचे चला जाता है, करीब यहाँ पर 90 में पहुंचता है। 1705 में ये अहमदानगर में होता है। अहमदानगर में होता है 1705 में 1705 में कहां पर होता है? ये अहमदानगर में। इसकी जो मृत्यु होती है ना 1708 में होती है, 1707 में होती है। 1707 में ये अहमदानगर में होता है। अहमदानगर तो अहमदानगर में इसकी यहाँ पर 1707 में इसकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। 1605 में अहमदानगर में गुरु गोविंद सिंह जी जो 10th गुरु होते हैं, इनको यहाँ पर जफरनामा भेजते हैं। जफरनामा का मतलब खुशी की एक चिट्ठी होती है, वो इसे भेजते हैं औरंगजेब को। अहमदानगर महाराष्ट्र में, ये अहमदानगर महाराष्ट्र में है। तो इसको यहाँ पर चिट्ठी भेजते हैं। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि तू कायर है, तूने कुरान की कसम खाई थी धोखेधड़ी से। इसने क्या करा था? 1704 में एक सेना भेजी थी। 1704 एडी में चमकौर का युद्ध हुआ था, वहां पर इसने क्या करा था? ये साउथ में तो चला गया था, इसने अपने गवर्नर ऊपर रखे हुए थे। कहां पर? नॉर्थ में, उत्तर में, दिल्ली वाले साइड में इसने अपने उत्तर अधिकारी रखे हुए थे, गवर्नर रखे हुए थे। फिर 1704 में क्या होता है? चमकौर का युद्ध होता है। वहां पर बहादुर शाह जफर होता है। दिल्ली में संभालने के लिए किसे देता है? अपनी अगली नेक्स्ट बताता हूं। जो औरंगजेब होता है एरिया बांट कर चला जाता है नीचे, जब साउथ में जाता है ना तो एरिया बांट कर जाता है अपने आगे वाली संतान को, पुत्रों को। औरंगजेब क्या करता है? एरिया बांट कर जाता है। किसे किसे कौन कौन सा एरिया देता है? देखिए, बहादुर शाह को ये देता है दिल्ली वाला एरिया और गुजरात वाला एरिया। ये कौन है? इसका पुत्र है। दिल्ली वाला एरिया, दिल्ली और गुजरात का एरिया इसे पकड़ाता है। प्लस 9 सूबेदार भी इसे देता है। सूबेदार देता है इसे। कौन देता है? औरंगजेब। ठीक है, अब देखिए बहादुर शाह को कौन सा एरिया देता है? दिल्ली और गुजरात का। मोहम्मद शाह को कौन सा एरिया देता है? मोहम्मद, ये जो इसका पुत्र था, मोहम्मद आजम शाह को देता है। मोहम्मद आजम शाह को देता है। आजम शाह को एरिया देता है आगरा का। कौन सा एरिया देता है? आगरा का। और यहां से मोहम्मद काम बख्श को देता है हैदराबाद वाला एरिया। जब ये साउथ में जाता है ना तो ये एरिया बांट कर जाता है। देखिए, दिल्ली वाला एरिया पर किसे बिठा कर गया? बहादुर शाह को। और आगरा वाले एरिया में किसे बिठा कर गया? मोहम्मद शाह को। और आगरा में किसे बिठा कर गया? मोहम्मद आजम शाह को। और हैदराबाद में किसे बिठा कर गया? मोहम्मद काम बख्श को बिठा कर गया था। 1704 में चमकौर का युद्ध होता है और चमकौर के युद्ध में बहादुर शाह
पंजाब में सेना भेजता है किन्हें पकड़ने के लिए, गुरु गोविंद सिंह को पकड़ने के लिए। वहां पर आनंदपुर साहिब में बहादुर शाह वहां पर सेना भेजता है। वहां पर 40 सिख होते हैं, उनको वहां पर सेना भेजने के लिए भेजता है, वहां पर कैप्चर करने के लिए, मगर वो कैप्चर नहीं कर पाता है, वहां पर नाकामयाब हो जाते हैं इसकी सेना। वो एक तमाचा होता है बहुत जोर सी, जो कि बहादुर शाह की सेना को बहुत जोर से लगता है वहां पर, क्योंकि कैप्चर नहीं कर पाते हैं। वहां पर गुरु गोविंद सिंह जी नीचे वापिस चले जाते हैं और नीचे डेक्कन में होते हैं। तो 1705 में अहमदनगर में एक जफरनामा भेजते हैं औरंगजेब को कि तूने धोखाधड़ी से करा था, और जफरनामा का मतलब होता है खुशी की चिट्ठी होती है, वहां पर नाकामयाब हो जाते हैं। तो वहां पर फिर 1707 में मृत्यु हो जाती है औरंगजेब की, ठीक है, बहुत तड़प तड़प के मरता है औरंगजेब, ठीक है। तो ये एरिया बढ़ चुका है। अब देखिए बहादुर शाह का एरिया दिल्ली है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी लेटेस्ट मुगल्स के ऊपर होगी, ठीक है। मोहम्मद शाह आजम को आगरा वाला एरिया मिल चुका है, मोहम्मद काम बख्श को हैदराबाद वाला एरिया मिल चुका है। तो ये कुछ निर्माण भी करवाता है, ठीक है। अब ये कुछ निर्माण भी करवाता है। फिर इसमें से थोड़ी सी और देख लीजिए, जब 1705 से पहले क्या होता है, 1706 के बीच में वहां पर एक मुलाकात होती है गुरु गोविंद सिंह की, एक लक्ष्मण दास के साथ एक मुलाकात होती है महाराष्ट्र में। वो क्या करते हैं, उनको वहां पर भेजते हैं पंजाब में कि वहां पर बदला लिया जाए, जो कि इनके जो छोटे साहिबजादे होते हैं बहादुर शाह, वहां का जो पंजाब का जो इसके अंडर में एक वजीर खान आता है सरहंद का, वो गवर्नर होता है। वो गवर्नर क्या करता है, उनके जो छोटे साहिबजादे होते हैं उनको दीवार में चुनवा दिया जाता है उनके थ्रू, वजीर खां के थ्रू। वजीर खां कौन है, बहादुर शाह का ही एक वजीर है, गवर्नर है सरहंद का, ठीक है। और जो दो साहिबजादे थे गुरु गोविंद सिंह जी के, वो चमकौर की युद्ध में शहीद हो जाते हैं। चमकौर का युद्ध कब होता है, 1704 में, ठीक है जी। तो ये बात आप समझ चुके होंगे। तो वहां पर एक व्यक्ति को भेजते हैं 1705 में, जिसका नाम होता है बंदा सिंह बहादुर बनते हैं बाद में, लक्ष्मण दास उनका नाम होता है। बहादुर शाह बंदा सिंह बहादुर को वहां पर भेजते हैं युद्ध के लिए। एक चिपरचिला का युद्ध होता है, चिपरचिला का युद्ध होता है। उस युद्ध में वजीर खां की बहुत तरीके से हार होती है, बहुत खतरनाक तरीके से वजीर खां मारा जाता है। फिर बहादुर शाह के थ्रू, बहादुर शाह जो दिल्ली का वो गवर्नर है, जो दिल्ली का राजा है, दिल्ली का सुल्तान है, रूलर, वो क्या करता है, बंदा सिंह बहादुर को वहां पर कैद कर लेते हैं, उनकी वहां पर शहीद कर देते हैं, ठीक है। इतनी बात आप समझ चुके होंगे, मैं ये आपसे आशा करता हूं, ठीक है। तो यहां से जब औरंगजेब की 1708 में मृत्यु हो जाती है, 7 में मृत्यु हो जाती है, इसके बाद डिक्लाइन हो जाता है मुगल एम्पायर, पूरे तरीके से डिक्लाइन हो जाता है। तो डिक्लाइन होने के बाद जो लेटेस्ट मुगल एम्पायर्स होते हैं, बहादुर शाह होता है, एक मोहम्मद रंगीला होता है, फर्रुखशियर होता है, जिसको अलग अलग उपाधि मिली। फर्रुखशियर को मिली थी ग्रैंडकार की उपाधि मिली थी, मोहम्मद शाह को उपाधि मिली, मोहम्मद शाह रंगीला की उपाधि मिली। फिर लास्ट में एक रूलर होता है, 1857 तक भी जाएंगे हम, बीच बीच में आलम शाह का भी युद्ध एक आता है। आलम शाह का 1783 में एक युद्ध होता है, बैटल्स ऑफ दिल्ली का युद्ध होता है, 6 वर्सेस मुगल्स का, वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद 1857 तक बहादुर शाह जफर तक हमने पढ़ना है, और 1757 में भी आप देखिए। इसके बाद जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम पढ़ेंगे 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है, बैटल ऑफ प्लासी भी हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम हिस्ट्री की क्लास में ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो अभी तक क्या हो चुका है, अर्ली मुगल एम्पायर्स पूरे तरीके से खत्म हो चुका है, ठीक है। अर्ली मुगल एम्पायर्स पूरे तरीके से खत्म हो चुका है, यहां तक बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट मुगल एम्पायर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट बहादुर शाह जफर में से एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि उसका वो मकबरा कहां पर है ये क्वेश्चंस पूछ लेता है, ठीक है। अभी तक सिर्फ इतना ही है। तो अगर आपको वीडियो पसंद कैसे लगी प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत। आपके लिए ऐसे ही टॉपिक लेकर आता रहूंगा।